हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आदित्य और आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ठीक है, कि ये काइनेमेटिक्स फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स को फिजिक्स का बेस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये काइनेमेटिक्स हर चैप्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि ये सिर्फ काइनेमेटिक्स से कितने मार्क्स के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जेई हो या नीट हो, तो हम लोग एक चैप्टर का हम लोग वेटेज नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है, वो लगभग आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ लो कि ये काइनेमेटिक्स फिजिक्स का बेस है और इस बेस को अगर समझोगे नहीं तो फिर आगे का चैप्टर भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो जी, आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। ठीक है, तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में हमारा जो मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि आज का लेक्चर हमारा किस किस टॉपिक पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स के ब्रांच के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मोशन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशंस देखेंगे, कितने टाइप्स का मोशंस होता है जो आपको पूरे 11-12 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे, और मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी टर्म पे बेस्ड है। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूं कि ये जो काइनेमेटिक्स है मैं 0 से हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, यानी कि पहले आपको चलना सीखना होगा, तभी जाकर के आप आगे जाके दौड़ोगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये जो टर्म है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और अगर इस टर्म को अगर अच्छी तरह से आप नहीं समझोगे तो जहां भी अगर इस टर्म को देखोगे वहां आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर क्या है वो मैंने समराइज कर दिया। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, मैकेनिक्स से हम लोग इंटर करेंगे काइनेमेटिक्स से। ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स वर्ड को समझना जरूरी है और उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो जी, देखिए क्या होता है मैकेनिक्स। क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये क्लियर है। मैकेनिक्स क्या होता है कि जो भी हम लोग मोशन के बारे में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसको किस ब्रांच में रखते हैं? उसको हम लोग मैकेनिक्स के ब्रांच में रखते हैं। ठीक है, और अभी जितने भी हम कॉन्सेप्ट देंगे ना उसका आपको डिटेल यहाँ पे मतलब नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डबल बेनिफिट है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, एक वेल डिफाइंड नोट्स भी आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो आप लोग क्या करना ना कि एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो, यानी कि कम समय में ये सबको रिकॉल करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, मैकेनिक्स का बेसिकली 3 ब्रांच होता है। ठीक है, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या है? तो पहला है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स। दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। और तीसरा क्या है? डायनेमिक्स। ओके, तो इस मैकेनिक्स को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, हर पार्ट का मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर हर पार्ट क्या क्या मतलब कि हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स वर्ड आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी कि अब हम लोग जो डिफाइन करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। क्या है? ये मैकेनिक्स का ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। यानी कि जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है उसके बारे में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उस को मतलब कि किस ब्रांच में रखा गया, किस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में रखा गया है, तो बेसिकली इसको स्टैटिस्टिक्स में रखा गया। ठीक है, एक बात याद रखना है, नोट, टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। इसका मतलब क्या है जी? तो देखो,
होता क्या है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, माउंटेन्स हो गया, फिर से आपका ट्री प्लांट्स, ये सब क्या है, सारा का सारा रेस्ट ऑब्जेक्ट्स है। क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता। अगर मान लिया जाए किसी बिल्डिंग को अगर अभी आपने देखा, 1 महीने के बाद आओगे तो भी वो उसी पोजीशंस पे होगा, मतलब उसी सेम पोजीशन पे होगा। अगर आप 1 साल के बाद भी आओगे तो वो बिल्डिंग वहीं देखने को मिलेगा। यानी कि टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ वो अपनी पोजीशंस को वो क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी रेस्ट का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ना, उसको हम लोग स्टैटिक्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक चीज और आप लोग समझना यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। ठीक है, और ये दोनों बैठी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी, इसका भी वेट डाउनवर्ड जाएगा, इसका भी वेट डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में इस वुड को भी नीचे आना चाहिए था। ठीक है, इस वुड को भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये वुड नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, और ये मतलब कि रेस्ट पोजीशंस पे क्यों है, क्योंकि ये जो वेट लग रहा है ना, W1 और W2, ये दोनों का जो वेट हो रहा है, इसको बेसिकली यहाँ पे जो एक सपोर्ट है, इसको ये बैलेंस किया हुआ है, ये एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट्स पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट होता है, और जब वो फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, जब वो फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है, तो हर ऑब्जेक्ट्स अपने मतलब कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, वो रेस्ट में होता है। जैसे कि देख सकते हो कि ये बॉयज भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये वुड भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फोर्स है ना, वो बेसिकली इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्लियर है, ओके देन। अगला ब्रांच क्या है, काइनेमेटिक्स है। ठीक है, अगला क्या है, काइनेमेटिक्स। तो इसका मतलब समझना है, और यही हमारा चैप्टर है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो जी, होता क्या है कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या है, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडीज एटसेट्रा विच कॉजेस मोशन। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शंस ये बोला गया है कि जिस फैक्टर के कारण, ठीक है, यानी कि जिस फोर्स के कारण वो बॉडी मोशन में आ रहा है, ठीक है, जिस फैक्टर के कारण वो बॉडी मोशन में आ रहा है, उस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई कार चल रहा है, या बस चल रहा है, या वी ह्यूमन बीइंग व्हेन वी वॉक, तो इस सिचुएशंस में जो भी फोर्स लग रहा है, हमें चलने में हेल्प कर रहा है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है कि हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन का जो कारण, यानी कि जो फैक्टर है, यानी कि जो फोर्स उस बॉडीज को मोशन में मतलब लाने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि उस फोर्स के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ मोशन से रिलेटेड जो भी चीज होगा ना, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे टाइम फैक्टर जो है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल। कैसे कि सपोज दैट अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशंस को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। टाइम यहाँ पे टाइम के मतलब साथ साथ मैं भी अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा हूँ। कैसे, मान लिया जाए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और सपोज दैट 1 सेकेंड के बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो टाइम के साथ मेरा पोजीशंस बदला, ठीक है, तो मैं मोशन में कहलाया। इसका मैं समझाऊंगा मोशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ड काइनेमेटिक्स होता है, ये काइनेमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है, तो वर्ड काइनेमा से आया है, जिसका मतलब ये होता है मोशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला हम लोग मूव करते हैं, डायनेमिक्स। अगला क्या है, मैकेनिक्स का अगला ब्रांच क्या है, डायनेमिक्स। तो ये क्या बोलता है जी, तो देखो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग इसमें भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में जो फोर्स या जो फैक्टर उस बॉडीज को मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, उस फैक्टर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते।
लेकिन डायनेमिक्स में क्या होता है, इसमें जो फोर्स उस बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है उस फोर्स को भी हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक्स। इसमें भी टाइम फैक्टर प्ले करता है एक इसेंशियल रोल। और ये याद रखना है कि जैसे काइनेमा का मतलब होता है मोशन, तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो डायनेमिक्स जो है वो डायनामिक्स वर्ड से मतलब ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। ओके, तो यहां पे क्या है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, देयरफॉर डायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। यानी कि किसी फोर्स के कारण अगर कोई बॉडी मोशन में आता है तो उसको बेसिकली कहा जाता है, मीन्स वो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग डायनेमिक्स में रखते हैं, ठीक है जी। ओके देन, चलिए जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दो बॉयज हैं, ठीक है, दो बॉयज हैं, मान लेते हैं इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इसने इस ब्लॉक पे, वुडन ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। ये क्या कर रहा है जी, पुल कर रहा है अपनी ओर, ठीक है। और ये सपोज दैट 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों का डायरेक्शन इधर ही है। तो ये सपोज दैट अगर ये वुडन ब्लॉक मूव करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशंस में जाता है, तो ये मोशंस में कह सकते हैं कि ये मोशंस में आ गया। और ऐसे मोशंस के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसको किस ब्रांच में रखते हैं, मतलब इसको मैकेनिक्स के किस ब्रांच में रखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। ओके, चलिए, ओके देन। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अगला हमारा क्या, ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो देखो जी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए मैंने पहले बताया कि आप चलना पहले सीख जाओ, ठीक है, चलना पहले सीख जाओ, फिर दौड़ना शुरू कर देना बाद में, ठीक है। तो चलिए देखिए, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशंस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बचपन से मतलब कि मतलब जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे कि रेस्ट क्या बोला जाता है, कि कोई अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अगर अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करता है तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम लोग रेस्ट। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, बिल्डिंग, प्लांट, ट्री, स्ट्रीट, स्ट्रीट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग। अगला मोशन क्या होता है, तो देखो जी, मोशन क्या होता है, तो मोशन क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशंस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, ठीक है, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है मोशन। मैंने बोला ना, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं चल करके मैं यहाँ आ गया, तो टाइम के साथ मैंने अपने पोजीशंस को क्या किया, चेंज किया। ओके, सराउंडिंग भी चेंज हुआ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे था, मेरे पीछे कुछ और लिखा हुआ था, अभी कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही बोला जाता है ये मोशन। तो देखो जी, एग्जाम्पल मैं कुछ दे रहा हूँ, इसमें आप एग्जाम्पल एक बार अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो पहला क्या है कि मूविंग बस, कार, ट्रेन, ये सारा का सारा क्या है, मोशन कहलाता है। ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सभी को पता है कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये सारे प्लैनेट्स क्या है, मोशन में है। उसके बाद देखो जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन मोशन एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन के अबव जितने भी अगर टेम्परेचर होगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे मतलब कि मोशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। हम लोगों को पता है कि सन के अराउंड क्या रोटेट करता, मतलब कि कौन रिवॉल्व करता है, तो प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ठीक है। द सन्स ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की, और ये सन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो मिल्की के अराउंड, ठीक है। ये किसके अराउंड मतलब कि सन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और गैलेक्सी जो होता है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के रिलेटिव में वो क्या करता है, माइग्रेट करता है। यानी कि एक गैलेक्सी दूसरे मतलब कि ये गैलेक्सी दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे जो है वो मतलब इसके पोजीशंस पे आ जाता है। इस तरह से ये क्या होता है, माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मिल्की वे गैलेक्सी के। एक मिल्की वे गैलेक्सी दूसरे मिल्की वे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में क्या करता है, माइग्रेट करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक टर्म है रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। तो देखो जी, अभी जो हमने दो टर्म को बताया ना, समझाया कि रेस्ट
एंड मोशंस। अभी हमने देखा, तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैं अगर बोलूं कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये अभी जो बोर्ड देख रहे हो, ये सपोज दैट ये जो बोर्ड देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, अभी रेस्ट में है, तो जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, रेस्ट में ही होगा। कैसे? अगर सपोज दैट मैं मतलब कि कोई अगर पर्सन इस अर्थ के बाहर से अगर इस चीज को देख रहा होगा, तो ये क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वही बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग बोलें कि ये रेस्ट में है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। अगर मैं उसको देख रहा हूं कि वो रेस्ट में है, तो दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हो सके वो मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो है वो मोशन में भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में होगा तो हर पर्सन के रिस्पेक्ट में भी वो मोशन में ही होगा, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिटरेचर बोला गया है कि व्हेन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, देन दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट एंड मीनिंगलेस। इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट in one situation can be at rest, but in another situation the same object can be in motion, ठीक है। चलिए एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। जैसे कि देखिए, पहला बोला गया है कि a person sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passengers but is in motion with respect to the objects outside the train। यानी कि बोला गया है कि आप लोग भी तो सफर किए होंगे ट्रेन बसेस में, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बगल वाले मतलब पैसेंजर्स को अगर ले, तो बगल वाले पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, ठीक है। बगल वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आप जहां बैठे हो वो जहां मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में आप जहां बैठे हो टाइम बदल रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है। हाँ, लेकिन ट्रेन से बाहर, चलता हुआ ट्रेन से बाहर अगर कोई पर्सन अगर आपको देख रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। बोला गया है कि पर्सन सिटिंग इन हिज होम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट। मतलब क्या बोला गया है कि आप घर में बैठे हो तो हर पर्सन के रिस्पेक्ट में आप क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। लेकिन यही प्लैनेट के बाहर अगर कोई पर्सन अगर आपको देख रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। तो यानी कि अर्थ से बाहर जो भी ऑब्जेक्ट देख रहा है, जो भी हमें अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जितने भी रेस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये मोशन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन, तो देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन में एक रेक्टिलिनियर और या तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है और वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। वाइब्रेटरी या तो मतलब ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो देखिए रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको बेसिकली कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसका भी डेफिनेशन सेम है, इसका भी डेफिनेशन सेम है। तो हम लोग दो टर्म मतलब कि यहां पे देख रहे हो, ये भी डेफिनेशन सेम है, ये भी डेफिनेशन सेम है। तो हम लोग मोशंस को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किए हैं उसको समझना है। रेक्टिलिनियर में जो भी बॉडी कंसीडर होता है ना, वो पॉइंट मास होता है। पॉइंट मास का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसे अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिसकी जब मतलब कि उसकी जो साइज है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज नेग्लिजिबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेन या बस, ये सब को हम लोग एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइज है और जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके कंपेयर में उसकी साइज जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स, ओके। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके कंपेयर में अगर वो नेग्लिजिबल है तो उसको बेसिकली कहा जाता है मतलब कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो रेक्टिलिनियर मोशन किसके लिए होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए। और जो भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको बेसिकली बोला जाता है
रेक्टिलिनियर मोशन। अगला देखिए ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी हम लोग कंसीडर करते हैं ना, वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होता है, ठीक है, वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसका साइज होता है, फिनाइट साइज होता है, यानी कि उसकी साइज जो है जितना वो डिस्टेंस कंपेयर करता है, मतलब जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसके कंपेयर में उसकी जो साइज है वो बहुत ही कम नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि कम होता है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर करते। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं मतलब कि फिनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशंस फिनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोला जाता है, और ये बोला जाता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या तो पॉइंट मास बॉडी या तो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें भी वही डेफिनेशन से, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये भी बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। तो देखो जी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अ बॉडी स्लिपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हैज ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखो होता क्या है कि मान लिया जाए कि सपोज दैट ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी जो है वो यहां से यहां चला गया। इसमें मैंने 3 पार्टिकल्स कंसीडर किया, ए, इसमें मैंने ए डैश लिखा, ये हो गया बी, इसमें मैंने लिख लिया बी डैश, ये हो गया सी, और इसमें हमने सी डैश लिखा। यानी कि ये पार्टिकल्स जब यहां से यहां गया तो ये भी पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स ए, पार्टिकल्स बी और पार्टिकल्स सी, तीनों पार्टिकल्स क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बोला जाता है कि कोई भी बॉडी अगर मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ जितने भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, यानी जितने उसमें पार्टिकल्स हैं, वो भी सेम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो ये था इसका ट्रांसलेटरी मोशंस का। ओके, अगला देखिए सर्कुलर और रोटेटरी। तो सर्कुलर भी बेसिकली देखिए जो भी दो मैं बात बताऊंगा ना, उसमें एक पॉइंट साइज होगा और दूसरा क्या होता है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सर्कुलर मोशन जो होगा, इसमें हम लोग फिर से पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। इसमें सर्कुलर मोशन, ये तो समझ में आ रहा है कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स अगर सर्कल यानी कि सर्कुलर पाथ पे अगर ये रिवॉल्व करता है या मूव करता है तो ऐसे मोशंस को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज रोटेटरी मोशन? तो रोटेटरी मोशंस में बेसिकली हम लोग पार्टिकल्स नहीं, हम लोग मतलब कि फिनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बोला जाता है कि द मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट साइज या पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट all its constituent particles move simultaneously along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation। यानी कि इसमें बेसिकली हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, एक फिनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं, जैसे कि द फैंस ऑफ द हेलीकॉप्टर मूविंग अबाउट अ पाइवोट। तो देखे होंगे कि जो फैन मतलब कि जो हेलीकॉप्टर का फैन होता है वो क्या होता है, एक पाइवोट पे वो क्या करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है इसके सेंटर को ठीक है, इसके सेंटर को ही बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें देखोगे कि इसमें भी ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर ये रोटेट करेगा तो एक सर्कल ये बना, ये रोटेट करेगा तो ये बनेगा। तो वही बोला गया है कि इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, किसके अराउंड, तो मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस, यानी कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसी को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशंस। उसके बाद एक और एग्जांपल है द मूवमेंट ऑफ अ मैरी गो राउंड, यानी कि लट्टू, ठीक है, लट्टू को जो हम लोग जब रोटेट करते हैं तो वो उसका भी मोशंस क्या होता है, सर्कुलर मोशंस ही होता है, ठीक है, यानी कि रोटेटरी मोशंस होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑक्सीलेटरी मोशंस क्या होता है कि जो भी मोशन, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है, और बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे, इस तरह का जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो या तो बैक एंड फोर्थ, इस तरह का जो मोशन होता है उस मोशंस को बेसिकली कहा जाता है ऑक्सीलेटरी मोशंस। और ये मोशन जो होता है ना, ये बेसिकली रिपीट करते रहता है, ठीक है, रिपीट करते रहता है एक फिक्स्ड यानी कि मीन पोजीशंस के अराउंड, मतलब ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ लेते हैं, जैसे कि द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक इज ऑक्सीलेटरी मोशंस। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो एक पेंडुलम है, इसको बेसिकली मीन पॉइंट बोला गया है, ठीक है। अब इस पेंडुलम को मैंने यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ तक ले गया, फिर छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है, यानी कि मीन पोजीशंस के अराउंड ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो इसका मोशन जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मोशंस को कहा जाता है ऑक्सीलेटरी मोशन। चलो ये अगला देखते हैं कि मतलब ये हो गया ऑक्सीलेटरी मोशंस। अब देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है।
इसकी देखोगे फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है, इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो काफी ज्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये ज्यादा होता है। तो वाइब्रेटरी मोशंस में क्या होता है, तो देखो जी वाइब्रेटरी मोशंस में और ऑक्सीलेटरी मोशंस में डिफरेंस क्या होता है कि ऑक्सीलेटरी मोशंस का जो वेवलेंथ होता है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है किसके कंपेयर में, वाइब्रेटरी मोशंस के कंपेयर में। तो बोला गया इफ इन दी ऑक्सीलेटरी मोशंस द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी और वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है, यानी कि अगर मान लिया जाए इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा, तो उस मोशंस को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशंस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस कहेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशंस का एग्जांपल क्या हो गया, तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया वाइब्रेटरी मोशंस का, ठीक है। चलिए ओके देन, अब अगर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं, फ्रेम मतलब कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इफ इट्स साइज आर नेग्लिजिबल, ठीक है, इसका साइज नेग्लिजिबल है किसके कंपेयर में, एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग अर्थ को बेसिकली पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स बोले हैं। क्यों बोले हैं, क्योंकि ये जो सन के अराउंड ये जो ऑर्बिट करता है यानी कि रोटेट करता है, तो इसका जो रेडियस है, सन और अर्थ का जो रेडियस है और इसका रेडियस है, इसका रेडियस जो है वो बहुत ही स्मॉल है किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो इसलिए इसको बेसिकली कहा जा रहा है ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके कंपेयर में इसका साइज बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। और भी देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल है जिसको हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, मान लिया जाए दिल्ली से लंदन जा रहा है तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसके कंपेयर में साइज क्या है, कम है। और ट्रेन मूविंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, तो ये भी ट्रेन को हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अ सेल फायर्ड बाय अ गन, यानी कि जब हम लोग मतलब जो सेल गन से बाहर निकलता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा वो ट्रैवल करता है, तो सेल को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो भी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए इसको अच्छी तरह से समझना है, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स का मतलब कि एक पॉइंट जो है, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स है ना वो हर से एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा भी मतलब कि हो सके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, तो अच्छी तरह से इसको समझना है। तो देखिए समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखिए जितने भी मोशंस होते हैं ना, जितने भी मोशंस को जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उस मोशंस को डिटरमाइन करने का काम हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से। तो पहला यही बोला गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेफरेंस फ्रेम भी बोल सकते हैं, इज अ पर्सपेक्टिव दैट वन यूजेस टू डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस चीज से डिटरमाइन करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये तो समझ में आ गया कि इसका यूजेस क्या था, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको हम लोग बेसिकली डिटरमाइन करते हैं इसके हेल्प से। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या पॉइंट बोला गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट दैट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेशनरी। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको हम लोग कंसीडर करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में होता है उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में होता है यानी कि रेस्ट में होता है उसी को हम लोग बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्लेसेस वेयर दी ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ऑब्जर्वर को जहां भी फिक्स किए हैं, ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह का रेस्ट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, जहां पे उसको फिक्स किए हैं उस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस ऑब्जर्वर को हम लोग कहां रखते हैं, तो ओरिजिन में रखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस ऑब्जर्वर को कहां रखते हैं, ओरिजिन में रखते हैं। तो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। पहला ये है। दूसरा हमने क्या देखा
कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो स्टेशनरी बॉडीज को हम लोग कंसीडर करते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि जहां मतलब कि जो भी ऑब्जर्वर जहां पे भी हम लोग फिक्स करते हैं उसको उस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। फोर्थ क्या हमने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन्स को ही हम लोग कंसीडर करते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और हाँ, अगर कभी कभी मान लिया जाए रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ हो कहीं, मतलब कि किसी भी क्वेश्चंस में अगर सपोज दैट रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो उस समय आप एज्यूम कर सकते हो अर्थ। ठीक है। अर्थ के अंदर अगर हम लोग हैं तो अर्थ को हम लोग मान सकते हैं ये क्या है, रेस्ट में है, लेकिन अर्थ एक्चुअली वो रोटेट कर रहा है। अगर हम लोग अर्थ के बाहर अगर इसको देखें तो ये एक्चुअली मोशन में है, लेकिन हम लोग जब अर्थ के अंदर रहे हैं तो हमें ये फील नहीं होता है। तो हम लोग इसको हर सिचुएशंस में अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? ओके। चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। जैसे कि देखिए, जब हम लोग कोई बॉल को रोल कर रहे हैं, कहाँ, स्ट्रीट पे। ठीक है। स्ट्रीट पे जब हम लोग बॉल को रोल कर रहे हैं तो ये बॉल को हम लोग कहते हैं कि ये जो बॉल है वो क्या है, मूव कर रहा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्ट्रीट है। ये क्या है, स्ट्रीट है, और स्ट्रीट क्या है, रेस्ट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग देखें कि बेसिकली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रीट जो है वो स्टेशनरी मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और इस स्ट्रीट के बेसिस पे ही हम लोग ये बता पा रहे हैं कि वो बॉल जो है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टार आर यूज्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन डिस्कसिंग द मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है यानी कि मोशन में है, तो उस सिचुएशंस में हम लोग इसके मोशंस को किसके हेल्प से डिटरमाइन करते हैं, तो स्टार को हम लोग रेस्ट में रखते हैं। ठीक है। रेस्ट में रखते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्या इसके पोजीशंस चेंज हो रहा है, यानी कि प्लैनेट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। चलिए अगला देखते हैं, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। तो पहला हम लोग देख लेते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसको कहा जाता है ये 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको कहा जाता है 1 डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि ट्रेन, मतलब कि ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है। कोई बस अगर मूव कर रहा है तो ये सारे को हम लोग कह सकते हैं कि मोशन इन अ 1 डायमेंशन। ठीक है। चलिए कुछ नोट में 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला क्या है कि 3 कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या क्या होता है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड में हम लोग एट अ टाइम 1 डायमेंशनल मोशन में एक ही कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर सकते हैं। अगर एक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल होगा। ठीक है। यानी कि इसको समझा रहे हैं, एक्स को अगर कंसीडर करेंगे तो एक्स में चेंजिंग होगा। इस सिचुएशंस में वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आया कि 1 डायमेंशनल मोशन में हम लोग एक ही कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या बोला गया है कि इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इफ अ कार मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी अलोंग एक्स डायरेक्शन एज शोन इन फिगर देन द वेरिएशन इन एक्स कोऑर्डिनेट्स अलोन इज नोटिस। जैसे कि बोला गया है कि ये आपके पास कार है, ये पोजीशन ए है और पोजीशन बी है, और ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो बोला गया है कि ये जो कार है, ये कार किस डायरेक्शन में, यानी कि किस डायरेक्शंस में ये मूव कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, वाई क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये 5 मीटर था, हो सके ये 10 मीटर हुआ, तो हुआ ना, एक्स का वैल्यू चेंज हुआ, 5 से 10 मीटर हुआ, लेकिन वाई में चेंजिंग दिखा, वाई 0 का 0 ही है, कांस्टेंट है। जेड में चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। ठीक है। क्लियर है। चलिए वही बोला कि एग्जांपल, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स को हाइट से हम लोग गिराते हैं तो सिचुएशंस में हम लोग क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेन में मूव कर रहा है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 2 डायमेंशनल मोशन में बेसिकली हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई एट अ टाइम 2 ही कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, या तो एक्स वाई ले सकते हो,
एक्स वाई प्लेन होता है, या तो वाई जेड प्लेन होता है, या तो एक्स जेड प्लेन होता है, 3 प्लेन होता है। तो 3 में से एट अ टाइम हम लोग कोई एक ही प्लेन ले सकते हैं जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स मतलब कि अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है वो P से कहाँ चला गया, Q गया। ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है, वाई जेड प्लेन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज होगा, जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक y चेंज होगा और दूसरा क्या होगा, z चेंज होगा, क्योंकि y z हमने प्लेन लिया। इसमें x क्या होगा, इसमें x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे कि मोशन ऑफ अ कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, ठीक है, कोई भी अगर इंसेक्ट फ्लोर पे अगर चल रहा है तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल मोशन का। चलिए अगला देखते हैं, मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए मोशन इन 3 डायमेंशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस इज सेड टू हैव 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में मूव करता है तो उसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन में हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड को कंसीडर करते हैं पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि पहला में हमने मतलब कि 1 डायमेंशन में देखा था कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 2 डायमेंशन में देखा था कि सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन 3 डायमेंशन मोशन में तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये स्पेस की बात हो रही है ना। अगर कोई, मैं मान लिया जाए इसको, अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मतलब ये अगर इधर उधर मूव कर रहा है, इसको मैं इस तरह से रोटेट किया, तो ये क्या होगा कि एक्स में भी चेंजिंग होगा, वाई में भी चेंजिंग होगा, जेड में भी चेंजिंग होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मोशन ऑफ अ काइट, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अगले क्लास में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। बस हर लेक्चर को देखते रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो फिजिक्स आपका डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल्स का मैं टिप्स भी दूंगा, तो कोई भी लेक्चर को आप लोग प्लीज मिस मत करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में।